मुरैना के अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक, वैज्ञानिक सलाह। पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। प्रदेश के कुछ किसान भाई सामान्य किसानों से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए मशरूम की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और ये एक ऐसी खेती है जिसे भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान आसानी से कर सकते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वे इसमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रजापति। कृषकों की आमदनी आय को बढ़ाने के लिए जो है आज हम किस प्रकार से ढिंगरी मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की खेती करें और इसकी खेती जो की है हम पूरे साल भर कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मशरूम होती है या एक कवक है या फफूंद है जो अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाती है, क्योंकि इस पे पर्णहरित या क्लोरोफिल जिसको बोला जाता है वह नहीं पाया जाता है। तो यह जो है किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो है उसके ऊपर यह अपनी वृद्धि करती है और उसके द्वारा जो है फलक को जो है हमारे किसान भाई भी उसको बाज़ार में बेचकर जो है उसको आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हम केवल ऑयस्टर मशरूम के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोला जाता है और वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लेरिडा, प्लूरोटस फ्लैविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके उत्पादन के लिए जैसा कि मैं आपको बताया कि यह कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उगता है, तो इसकी खेती जो मुख्य रूप से जो हमारी धान के पैरे होते हैं या जो भूसा होता है या गन्ने के जो छिलके होते हैं या घास होती है उस पर भी हम कर सकते हैं। लेकिन अच्छा हमें अच्छा उत्पादन जो होगा पैरे पर और गेहूं के भूसे पर अत्यधिक प्राप्त होगा। तो भूसे को या पैरे को उपचारित करना होता है। उपचारित करने की रासायनिक विधि से भूसे को पैरे को उपचारित करने के लिए जो होता है 100 लीटर पानी जो है मुख्यतः आप 150 से 200 लीटर के ड्रम में आप लीजिए। उसमें जो है 150 ml एक फॉर्मेलिन नामक दवा आपको लेनी है। उसके अलावा जो है उसमें 7.5 से लेकर 10 ग्राम जो है बाविस्टिन, जिसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम 50% नामक दवा पाई जाती है, उसका आपको उपयोग में लाना है। उन दो दवाओं को जो है 100 लीटर पानी में आप घोल लीजिए। घोलने के बाद जो है 10 किलो गेहूँ
का भूसा या पैरे को जो है आप उस पानी में डुबाकर आप जो है 16 से 18 घंटे के लिए आपको रखना होता है। तो मुख्यतः यह जो है आप शाम के समय 3 या 4 बजे करें, जिससे रात भर में जो है यह आपका 15 से 16 घंटे हो जाएंगे। 16 से 18 घंटे के बाद जो है आप इसको निकाल कर किसी भी जाली नुमान या टोकनी जो होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की होती है, उसमें आप निकाल कर इसको छान लीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इससे पानी का निथारना होता है, जिसके कारण हम इसमें अनुकूल अवस्था आने पर बीज का भराई कर सकें। तो हम इसको निकाल कर अतिरिक्त पानी को बहा दें। अब जो है हमें यह ध्यान रखना है कि बीज की भराई करें कब हम, तो आप दोनों हाथों में हथेलियों के बीच जो है एक भूसे को या पैरे को आप जो उपचारित किए हैं आप उसको दबाएं जोर से। अगर पानी निथरना या पानी निकलना बंद हो जाता है तब यह उचित अवस्था मानी जाती है बीज भराई के लिए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। पॉलीथीन की जो साइज होती है वह 1 से 1 फीट जो होती है चौड़ी होती है, 1.5 फीट जो होती है वो लंबाई में होती है। तो पहली हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम बैग में बीज को भरेंगे तो एक मुट्ठी बीज जो है हम बैग के पन्नी के निचली परत में हम बिछाएंगे। उसके बाद जो है उस पर 2 इंच जो उपचारित हमारा पैरा है या निर्वई है उसको हम फैलाएंगे और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहेंगे, जिससे उसमें हवा जो है वह जो है पूर्ण रूप से निकल जाए। अब हमें यह सावधानी रखनी है कि जो हमें अब निर्वई या जो भूसा है उसके ऊपर बीज का फैलाव करना है, मतलब दूसरी परत अगर हम बीज की डालनी है तो पन्नी के अंदर किनारे किनारे पर आपको डालना है। यह ध्यान रखें कि 2 परत के बीज आपका ना पड़े, अन्यथा जो है बीज आपका सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जो है आपको बीज जो है पन्नी के अंदर किनारे पर और भूसे के ऊपर फैलाना, इस प्रकार आप डालेंगे। और लास्ट परत जो होती है उसके ऊपर जो है हल्का सा जो है आप बीज को फैलाव करके उसको आप रबड़ बैंड से उसको बांध दीजिए। और इसी प्रकार से दूसरी सावधानी यह रखनी है कि पन्नियों में सभी में 10 से 12 छेद कर दे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक अंधेरे हुए कमरे में रखना था, जैसे खपरेल के घर हो सकते हैं या भूसे या पैरे के भी जो आप झोपड़ी बनाते हैं उसके अंतर्गत भी कर सकते हैं, या आपके पास पक्के मकान हैं। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। साफ सुथरा करके धुलाई करके तब आपको बैग जो है किसी भी अलमीरा बना सकते हैं आप, या रस्सी में उसको लटका सकते हैं। लटकाने के आप 14-15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा बैग जो है सफ़ेद धागे में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु प्रतिदिन जो है आपको पानी का छिड़काव करेंगे तो पानी जो है पन्नी के अंदर जो है अवशोषित हो सके और कवक जो है मशरूम जो है उसके बीज की बढ़वार को वृद्धि प्राप्त हो। 14 से 15 दिनों के बाद आपको क्या करना है, जब आपका बैग पूरी तरीके से सफ़ेद धागे के रूप में परिवर्तित हो जाए, तापमान जो है अगर आपका 35 डिग्री के आसपास है तो आप निश्चित रूप से पन्नी को जो है ब्लेड से काट कर आप हटा दीजिए। पन्नी काटने के 4थे या 5वें दिनों के बाद जो है आपको मशरूम जो है बैग में चारों तरफ से फैला हुआ मिलेगा। आप उसको चाकू से तोड़ लीजिए, फिर से दोबारा उसमें आप पानी का छिड़काव कीजिए और आपको अन्य दोबारा आपको एक फ्लश और जो है मशरूम का मिलेगा। इस प्रकार से जो मशरूम का एक बैग का जो फसल चक्र होता है लगभग 35 से 50 दिनों का होता है और आपको एक बैग से औसतन जो है 1.5 से 2 केजी मशरूम आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है आप किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई विधि को ढिगरी मशरूम ऑयस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते निश्चित रूप से आपको जो है अधिक लाभ प्राप्त होगा और जो है आप पैरे और निर्वई का आप सही तरीके से उपयोग करके आमदनी प्राप्त कर सकते। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। फिजी के पीएम ने किया सम्मानित। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल का हुआ भव्य स्वागत। श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम।
2000 के नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बने रहेंगे। 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने में हड़बड़ी दिखाने की जरूरत नहीं। अतीक अशरफ हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में आजकल किसान उन्नत तकनीक से खेती कर रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव बलेखड़ जिला जयपुर के एक ऐसे ही युवा किसान सायरमल यादव से मिलवाने वाले हैं जो पॉली हाउस में खीरा की खेती करते हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो इन्होंने पॉली हाउस में खीरे की खेती किस प्रकार से की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों नमस्ते। जैसा कि हमारे राजस्थान में पानी की कमी के कारण हमने 2020 में पॉली हाउस की फाइल लगाई है। 2020 में लगाने के बाद में हमारे 2022 में पॉली हाउस का नंबर आया और नंबर आने के बाद में हमने 4000 वर्ग मीटर के अंदर हमने ये पॉली हाउस तैयार करवाया है और इसकी कुल लागत 30,16,080 रुपये की आई है। और इसका जो अपने कुल लागत हमारी कर सकी है जो 10,28,080 रुपये लगे हैं और सब्सिडी हमारे को कुल 19,88,000 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा मिली है। फिर हमने खीरे की पैदावार चालू की और पानी की मात्रा को देखते हुए हमने 4000 वर्ग मीटर पॉली हाउस तैयार करके और ये ज़मीन तैयार की, इसको बाजोत करके हमने बेड तैयार किए। ज़मीन से कम 1 फुट की ऊंचाई में ये बेड तैयार किए हैं हमने। इसके बाद में बेड की दूरी के बीच के अंदर की हमने 20 इंची का गैप रखा। सभी बेडों के अंदर हर बेड के बीच की दूरी 20 इंची रखी है और ज़मीन से 1 फुट ऊंचाई बेड की ऊंचाई रखी है। और पानी के कारण हमने ये ड्रिप एक बेड के अंदर 2 नल की बिछाई है जिससे कि बेड पूरे दिन गीला रहे और नमी रहे, जिससे ये पेड़ मुरझाए नहीं और खीरे तंदुरुस्त रहे और बढ़िया रहे। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में राज्य में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी के मौसम में अधिक ठंड पड़ती है। तो ऐसे में पॉली हाउस में खेती करने से तापमान नियंत्रित रहता है और खीरा की फसल से अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन मिलता है। और ये जी टेम्परेचर के अनुसार इसमें ऊपर पॉली हाउस में ऊपर फोगर लगाए गए हैं जिसे टेम्परेचर के अनुसार देखते हुए उनको फोगर को, जैसे गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो अपन फोगर चला देते हैं जिससे टेम्परेचर खीरे के अनुसार फसल के अनुसार टेम्परेचर बना रहता है। और बाहर पानी ज़्यादा लगता है और अंदर अपने जैसे बाहर 100% पानी लगेगा तो पॉली हाउस के अंदर 30% पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि ये पेड़ 1-2 फुट बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद जैसे बढ़ते ही अपन ये धागे बांध देते हैं धागे से, ताकि ये बेल आराम से ऊपर तक चढ़ सके, जिसे खीरे में जुकाम ना आने के कारण ये धागा बांधते हैं। और जैसे कि ये 7-8 फुट तक होने के बाद ये 30-35 दिन के अंदर ये खीरा आसानी रूप से चालू हो जाता है और ये लगभग 120 दिन या 4 महीने ये खीरे की सीजन चलती है। और गर्मी के अनुसार हम जैसे कि ये पर्दे लगाए हुए हैं ऊपर, जैसे गर्मी का टाइम रहे, टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो हम ये पर्दे इसके ऊपर लगा देते हैं और टेम्परेचर के अनुसार वापस समेट देते हैं। और पर्दे के ऊपर बाहर की तरफ हैंडल लगा रखे हैं ताकि टेम्परेचर के अनुसार उनको नीचे उतार सके, पन्नी को ढक सके और हवा के लिए अपन ऊपर उनको पर्दे को वापस वैसे रूटीन से वापस ऊपर कर देते हैं ताकि पेड़ों को हवा लग सके। ये बेल पूरी तैयार होने के बाद में 30-35 दिन में चालू हो जाता है।
किसान भाइयों, पॉली हाउस में खेती करने से कीट रोगों का प्रकोप भी काफी कम होता है, क्योंकि पॉली हाउस में फसल का प्रबंधन काफी अच्छा रहता है। जैसा कि ये किसान पॉली हाउस में खीरा की खेती कर रहे हैं। बेलों को और इसको पैदावार को बढ़ाने के लिए ड्रिप में दवाई चलाते हैं, खाद यूरिया जो भी है हम घोल के और ड्रिप के द्वारा हम पेड़ों को तक पहुंचाते हैं। पेड़ों को पहुंचाने के बाद में ये पैदावार अच्छी होती है और टाइम टू टाइम अपन इनमें स्प्रे करते हैं ताकि कोई लट न लगे, कीटनाशक न हो, मकड़ी का जाला न हो। इस प्रकार हम टाइम टू टाइम इसमें दवाई का छिड़काव करते हैं। खीरा की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जाता है, जिसके उपयोग से पानी की बचत तो होती है, साथ ही सिंचाई पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी दिया जाता है। अलग से उर्वरक देने की जरूरत नहीं रहती है। और जैसे कि कोई बरसात पानी मौसम हो, ज्यादा बाहर कीड़े वगैरह ज्यादा लगते हैं और पोलिया उसके अंदर जैसे पन्नी नेट वगैरह लगी होती है, तो इसमें सभी चीजों का बचाव रहता है, बरसात का भी, ओलों का भी और कीड़े का भी। पॉली हाउस में खेती करने से किसानों को अनेक फायदे हैं। बेमौसमी फसल ले सकते हैं। पॉली हाउस में अधिक बारिश, ओलावृष्टि का फसलों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। कीट रोगों का प्रकोप कम होता है और गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिलती है। और ये तैयार होने के बाद में हम इनको तोड़ के अच्छे से तैयार करके इनके ग्रेडिंग करके थैलियों में पैक करके हम मंडी में पहुंचाते हैं। और किसान भाइयों, मेरा तो यही कहना है कि जैसे कि आप भी मेरी तरह ये पोली हाउस लगाओ ताकि पानी की भी बचत हो और जिससे अच्छी पैदावार होती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। फिजी के पीएम ने किया सम्मानित। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल का हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोरिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी एवं एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकता है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसानों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीफ धान के बीज की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों के पास सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का धरहा तैयार करने के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार करें। इस प्रक्रिया में खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और खेत तैयार रहने से जून के पहले पखवाड़े में धरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। वर्तमान मौसम खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि के धरहा डालने के लिए खेत एवं नर्सरी तैयार करने के लिए अनुकूल है।
अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि लगभग 6 इंच ऊंची क्यारियां बनाकर रखें, जिससे नर्सरी में जल जमाव न हो सके। किसान भाई कंद वर्गीय सब्जियों जैसे जिमीकंद, शकरकंद और मसाला फसलें जैसे हल्दी, अदरक आदि की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। साथ ही साथ बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए छोटी पॉलीथीन थैलियों में नर्सरी तैयार करें। खरीफ फसलों के लिए भूमि तैयार करने के लिए गर्मियों की जुताई का उचित समय है। पहले जुताई के बाद FYM या कंपोस्ट को खेत में फैलाना चाहिए, फिर इसे मिट्टी में ठीक तरह से मिलाना चाहिए। दीमक के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए अंतिम भूमि की तैयारी के समय नीम या करंज केक को मिट्टी में मिलाना चाहिए। भंडारण के लिए दलहनी फसलों के बीजों को 8 से 10% नमी हो तब तक बीजों को अच्छी तरह से सुखाएं। गन्ने की फसल में तना बोरर और शीर्ष बोरर कीटों के हमले के लिए मौसम अनुकूल है। फसल के संक्रमित भागों को हटा दें और उन्हें जला दें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों की फसलों में सिंचाई और इंटरकल्चर ऑपरेशन की जरूरत है। पर्यावरण के तापमान के अनुसार सिंचाई की आवृत्ति बढ़ाएं। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा दें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दोहना, जिला जबलपुर के किसान सुखपाल सिंह ने। आप अमरूद के बाग में बाहर नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुखपाल सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं बाहर ट्रीटमेंट के बारे में। यह मुख्यतः अमरूद की फसल में किया जाने वाला एक कार्य है जिससे हमें उचित पैदावार प्राप्त हो। अमरूद की फसल में वर्ष में 3 बार पुष्पन होता है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो क्षतिग्रस्त होती है और हमें उचित क्वालिटी के फल भी प्राप्त नहीं होते। इसके नियंत्रण हेतु हमें इन तीनों में से सिर्फ एक पुष्पन से फल उत्पादन का लाभ लेना चाहिए। यह जो पुष्पन की क्रिया है जिसे हम बाहर ट्रीटमेंट कहते हैं, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय की पैदावार हेतु बहुत उपयोगी होता है। और जो हमारे मध्य भाग के मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं वो हस्त बहार का उत्पादन लें। किसान भाइयों, अमरूद के बागों में एक फलत नवंबर से जनवरी में, दूसरी फलत जुलाई से सितंबर में और तीसरी फलत फरवरी से अप्रैल में आती है। लेकिन साल में ये तीनों फलत लेना आर्थिक दृष्टि से सही नहीं होता है और बरसात वाली फलत लेने पर अमरूद के बागों में कीटों की अधिक समस्या आती है। इसलिए आप अमरूद की जाड़े वाली या गर्मी वाली फसल लें। जिस बहार में आप फसल लेना नहीं चाहते हैं उस बहार का नियंत्रण करना होता है, यानी फलन से पहले जो फूल आते हैं उन्हें आने से रोकना होता है, जिससे पौधे को आने वाली बहार के लिए जरूरी पोषक तत्व मिल सके। यह समय अमरूद के बाग में अम्बे बहार का है। इस समय अमरूद के बाग में जो फूल आएंगे वो बरसात में फल देंगे और जैसे कि बरसात वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है और किसानों को इस बहार से अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसे में इस समय आने वाले फलों को रोकना होता है, जिसके लिए कुछ जरूरी वैज्ञानिक तकनीक है।
इसको आप अपनाकर बहार पर नियंत्रण पा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के जो हस्त बहार है उसके उत्पादन लेने के लिए अभी जो मौसम चल रहा है वो हमें आगामी मृग बहार को नियंत्रित करने का समय है। इसके लिए हम पौधे के चारों ओर ट्रेंच बना के 1 मीटर की दूरी पर चारों ओर ट्रेंच बनाकर उसकी जो जड़ें जो फैली हुई हैं उन्हें कटिंग करके उसमें इरिगेशन ना देकर उसके पुष्पन को रोकते हैं। इसके अलावा अप्रैल मई के महीने में पौधों में कटिंग की क्रियाएं करें तथा साथ ही साथ इसमें इरिगेशन रोक दें, जो कि सबसे सरल और उचित विधि है। अगर हम इस बहार के पहले 2 महीने पहले से इरिगेशन रोक दें तो पौधों में पुष्पन बहुत कम होता है या नहीं होता, और जो थोड़े बहुत पुष्पन हुए भी हैं उन्हें हम कुशल श्रमिकों द्वारा अच्छे सिकेटियर से, स्टेरलाइट सिकेटियर से कटिंग करके मैनुअली उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण पौधों में फल नहीं बनेंगे और हमें फिर जो हस्त बहार में उत्पादन लेना है उस हेतु पौधे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे और हमें अच्छा उत्पादन और अच्छे गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होंगे। पहला तरीका है 1 जोड़ा पत्ती कृणंत विधि। इसमें 2 जोड़ा पत्तियों में से 1 जोड़ा पत्ती की कटाई कर दी जाती है। इसके अलावा 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करके भी अमरूद के फलों को गिराया जा सकता है, या वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग करके बगीचे में बहार नियंत्रण के लिए इसमें 50% पुष्पन की अवस्था में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 80 से 100 ppm का घोल बनाकर आप अपने बागों में छिड़काव करेंगे तो फूल पौधों से झड़ जाएंगे। ये ध्यान रखें, बागों में एक ही दवा का छिड़काव करें। छिड़काव 15 दिन के बाद दोबारा दोहराएं। इन कार्यों को करने के बाद जब फूल पूरी तरह से झड़ जाएं, तो उसके बाद बाग में सिंचाई करें और सिंचाई के बाद 40 से 45 किलोग्राम गोबर की खाद या 500 ग्राम यूरिया प्रति पौधे के हिसाब से जड़ के पास मिट्टी में मिला दें, जिससे पौधे में नए कल्लों का निर्माण होगा और भरपूर फलत मिलेगी। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई इस बहार ट्रीटमेंट की क्रिया को अपनाकर आप अपने अमरूद की फसल में अच्छा से अच्छा उत्पादन, उचित गुणवत्ता वाले फल की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है